तो दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, काफ़ी जाना पहचाना सा टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। एक बार इसको ब्रीफ में देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अब आपने लोडिंग पढ़ लिया है, आपको लोडिंग समझ में आ गई है, तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन समझने में आसानी होगी। ठीक है, और देखिए सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं आपको इस सीक्वेंस में समझाऊंगा कि उस सीक्वेंस का एक लॉजिक बने। ठीक है, तो इसीलिए चीज़ें उस सीक्वेंस में चलेंगी जिसमें एक लॉजिकल आपका अप्रोच बने उसमें। ठीक है, तो इसीलिए पहले मैंने लोड पढ़ाया आपको, उसके बाद स्ट्रेस पढ़ा रहा हूँ। बहुत जगह ऐसा होता है कि पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ा देते हैं या फिर कुछ और पढ़ा देते हैं उसके पहले। तो मेरा लोड पढ़ाने का पर्पस ये था। ठीक है, तो अब आप देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो देखिए स्ट्रेस का बेसिक डेफिनेशन, बेसिक अगर इसको प्लेमन लैंग्वेज में बोलें तो होता क्या है। स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसके कुछ कुछ यूनिट होते हैं, आपको मैं यूनिट के बारे में बता देता हूं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, कोई इसको उससे कंफ्यूज नहीं करेगा। स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में मैं आपको अलग से एक कंपैरिजन आपको बना के दूंगा। ठीक है, नोट्स के फॉर्म में अलग से दूंगा उसको, तो आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा कि फोर्स और प्रेशर के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, क्योंकि यूनिट दोनों का सेम पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस उसमें आते हैं जो कि समझने ज़रूरी है। तो खैर वो मैं आपको इसके बाद करवा दूंगा वो चीज़ भी। ठीक है, तो फोर्स आपका हो गया, आपका स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग ने कहा पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी बोलते हैं, ये भी बहुत यूज में आता है। फिर आपका एमपीए, एमपीए मतलब होता है इनटू 10 टू द पावर 6, और ये दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, एमपीए और न्यूटन पर एमएम, जब आप यूनिट कन्वर्जन कीजिएगा, जब आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो यूनिट कन्वर्जन वगैरह भी एक आध जगह जानबूझ के करवाऊंगा कि आपको ये सारी चीज़ें मैं कैसे लिख रहा हूँ ये भी क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, जीपीए होता है गीगा पास्कल इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो ये आपके कुछ कुछ स्ट्रेस के यूनिट्स हो गए। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रेस विल डेवलप इफ स्ट्रेन इज रेजिस्टेड। देखिए एक चीज़ हमेशा समझिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे विच इज़ मोर बेसिक, स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो एक बहुत ही क्लियर पॉइंट है कि स्ट्रेन भाई साहब हमारा सब पहले बेसिक है। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेन को रेजिस्ट नहीं किया गया तो स्ट्रेस का कोई लॉजिक नहीं बनता है। कहने का मतलब कि अगर स्ट्रेन है तो ही स्ट्रेस है। ठीक है, तो जब तक आपको स्ट्रेन को रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तब तक भाई साहब आपका स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, इट शुड बी नोटेड दैट इफ स्ट्रेन इज फ्री इन एनी डायरेक्शन देन स्ट्रेस विल नॉट डेवलप इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, वही चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, उसके किसी साइड पे आप स्ट्रेस लगा रहे हैं। ठीक है, आई मीन फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और वो बॉडी फ्री है एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक सिस्टम है, इसको हमने हीट किया। ठीक है, इसको हमने हीट किया। हीट करने से क्या, सॉलिड्स एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। ठीक है, अब इस पे एक फोर्स आप इसमें लग रहा है जो कि टेम्परेचर के कारण इसमें एक एक्सपेंशन जनरेट हो रही है, जिसके कारण इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में तो होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में एक तरफ से तो ये ब्लॉक्ड है, लेकिन फ्रॉम दिस साइड दिस बॉडी इज फ्री टू एक्सपैंड। नो स्ट्रेन इज रिस्ट्रिक्टेड इन दिस डायरेक्शन, सो नो स्ट्रेस विल डेवलप इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रेसेस विल ओनली डेवलप इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसी डायरेक्शन में सिर्फ आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? बिकॉज दिस बॉडी इज फ्री टू एक्सपैंड इन दिस डायरेक्शन। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए कि जब तक आपका स्ट्रेन का रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलता है तब तक स्ट्रेस का कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ कुछ स्ट्रेसेस हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस में। एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस में आपको एक डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होगा, आपको पता है एक्सियल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, उसका बेंडिंग स्ट्रेस होता है। बेंडिंग आपका किस किस कारण हो स्ट्रेस? आपका एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग के कारण आता है और आपका मोमेंट के कारण आपका बेंडिंग स्ट्रेस आता है। ठीक है, और ETSL के कारण, एसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड के कारण भी आपका बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, तो इन सब के कारण आपका बेंडिंग स्ट्रेस, इसको मैं भी थोड़ा सा भी डिटेल में बताऊंगा। बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस तो बहुत इजी है, उसका एक बार आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता हूँ मैं। ठीक है, पहले ये देख लीजिए, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हो गया आपका और एक टॉर्जनल शियर स्ट्रेस हो गया। ठीक है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मतलब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब टॉर्जनल शियर स्ट्रेस क्या होता है इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए, नोट्स जो लोग ले रहे हैं वो पॉज करके वीडियो को नोट्स ले लेंगे। ठीक है, एक पहले नोट लिखेंगे। नोट क्या है? इफ applied load is tensile, then resisting force will also be tensile। ठीक है, एंड ऐसे लिख देते हैं, एंड हेंस स्ट्रेस जनरेटेड, अगर सिस्टम में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो विल ऑल्सो बी टेंसाइल। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा फोर्स लगा रहे हैं बॉडी से जो अवे जा रहा है, अगर आप ऐसा फोर्स लगा रहे हैं तो जो इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा वो भी, सॉरी, जो रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा वो ये होगा, और इसी फोर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसी फोर्स के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ये भी आपका जो स्ट्रेस होगा वो भी आपका टेंसाइल नेचर का होगा। ठीक है, ये भी टेंसाइल नेचर का होगा। देखिए अब एक बार आपको मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ एक एग्जांपल लेके। ठीक है, यहाँ पे एक लोड लग रहा है P। ठीक है, हम यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन लेंगे x x। ठीक है, और x x का हम लोग क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, x का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए कैसा बनेगा। ये एक P फोर्स लग रहा है, इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेजिस्टिंग फोर्स P लग जाएगा। ठीक है, पहला डायग्राम ये हो गया, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, और तीसरा स्ट्रेस के दूसरे कलर से स्ट्रेस का जो वेरिएशन है वो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है। ये फोर्स, ये डायग्राम था, इसको हमने यहाँ से B से कट किया, ठीक है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम मिला, ठीक है। और जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमें जो मिलता है वो हमें ये मिलता है, ठीक है। इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल डिमेंशंस को कंसिडर किया जाता है। वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा उस चीज़ को, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो हम परफेक्टली रिजिड बॉडी के बारे में मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। हर बॉडी परफेक्ट, कोई भी बॉडी आपका परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। रिजिड नहीं होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेंट वेनेंट्स थ्योरी का उसमें अप्लाई करते हैं। सेंट वेनेंट्स थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ लोडिंग में, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ कि अगर कुछ इस तरीके का बॉडी है, ठीक है, ये 1-1 है, ये 2-2 है, ये 3-3 है, 1-1 2-2 3-3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, और यहाँ पे एक लोड P लग रहा है। 1-1 का जब आप FBD बनाइएगा स्ट्रेस को इंक्लूड करके, तो ये जो है ना कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब 3-3 पे बनाते हैं, ये मैम आपको 1-1 का बना दिया मैंने, 3-3 का बनाते हैं, तो 3-3 पे लगभग यूनिफॉर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि जिस फेस पे आपका अप्लाइड लोड आ रहा है उससे थोड़ा सा जितना दूर होते जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन, आपको स्ट्रेस उतना ही यूनिफॉर्म मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपसे ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। इसी को सेंट वेनेंट्स थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज वाई? बिकॉज नॉट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर परफेक्टली रिजिड, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाँ ठीक है, इतना आपका स्ट्रेस, बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बेंडिंग स्ट्रेस में आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। देखिए बेंडिंग स्ट्रेस का एक अलग से चैप्टर होता है, ठीक है, तो उसमें तो आप पूरा चीज़ आप बढ़िया से क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, लेकिन सॉम में क्या है कि बेंडिंग स्ट्रेस उसके पहले भी आएगा, ठीक है। तो आपको समझना जरूरी है कि बेंडिंग फेनोमेना कैसे हो रहा है। सिर्फ बेंडिंग फेनोमेना समझ लीजिएगा, ठीक है, उसका जो रिलेटेड फार्मूला है वो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग जो उसके जो डिटेल्ड क्वेश्चन है वो तो उसका जो डेडिकेटेड चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस में क्या है कि पहले आप ये देख लीजिए कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड है, वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला है कि स्ट्रेस स्ट्रेन आर मैक्सिमम एट टॉप एंड बॉटम फाइबर, ठीक है। ये मैं आपके इसके क्वेश्चन भी आपको मैं करा चुका हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। हालांकि अभी आप इसको एज अ स्टेटमेंट के फॉर्म में भी याद रखेंगे कि जब भी बेंडिंग स्ट्रेस आता है वो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है वो होता है मैक्सिमम एट टॉप एंड बॉटम फाइबर, और वो नेचर आपका उल्टा रहता है, या तो टेंशन या तो कंप्रेशन। मतलब अगर ऊपर टेंशन है तो नीचे कंप्रेशन रहेगा, नीचे कंप्रेशन है तो ऊपर में टेंशन रहेगा। इसका डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये जीरो रहता है। अभी कैसे होता है ये फेनोमेना में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रेस इज कंप्रेसिव इन वन साइड एंड टेंसाइल ऑन अदर साइड, ये बात तो मैंने आपको बता दी अभी। ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बारे में एक्सिस आपको बता चुका हूं, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसको कहते हैं ये भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है, विच इज वेरिंग फ्रॉम जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस टू मैक्सिमम एट द टॉप एंड बॉटम फाइबर लीनियरली, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, आपको मैं सारे पॉइंट्स एक एक करके समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है और इस पे एक मोमेंट लगा ऐसे करके, ठीक है। इस मोमेंट को mx मान लीजिए, ठीक है। आपको पता है हमारा जो एक्सिस की जो हम बात करते हैं ये आपका x है, ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। ये दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं,
और ये जो प्रोट्रूडिंग एक्सिस है ये आपका z एक्सिस है ना, ये आपका z एक्सिस है। z एक्सिस ही आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ये आपके इस क्रॉस सेक्शन से जो बाहर आता हुआ एक्सिस है वो z एक्सिस है, और x और y आपके ट्रांसवर्स एक्सिस है जो कि इस क्रॉस सेक्शन के प्लेन में है, ठीक है। और इस पे आपका इस तरीके से मोमेंट आया, ठीक है। अब देखिए ये किस तरीके से बेंड करेगा। ये कुछ ऐसा बेंड करेगा, ठीक है। ये आपका फ्रंट व्यू है। दिख रहा है आपको अच्छे से? तो ये वाला जो चीज होता है इसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं इसको। और जो हमारा केस है ये एक्स एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। हमारे केस में जिस तरीके से मोमेंट मैंने अप्लाई किया है तो जो एक्स एक्सिस है वो आपका न्यूट्रल एक्सिस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ऊपर में आ रहा है आपका कंप्रेशन। क्यों कंप्रेशन आ रहा है? देखिए जो फाइबर्स हैं वो सिकुड़ रहे हैं, छोटा हो गया है ऊपर से, ठीक है। ये है कंप्रेशन। और यहाँ पे आया है टेंशन। अभी ये चीज़ आई होप सबको समझ में आ रही होगी कि दो तरीके से स्ट्रेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ से स्ट्रेस, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि ऊपर वाले जितने भी फाइबर हैं वो कंप्रेशन में है और नीचे वाले जो जितने भी फाइबर है वो टेंशन में है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा और स्पेस चाहिए था, फिर से बना देता हूँ क्योंकि इसके न्यूट्रल एक्सिस के इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मुझे दिखाना होगा इसका। यह है R, और R क्या है भाई साहब? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये एक आर्क बन गया, यानी कि एक कर्व का पार्ट है, और ये इसका आर है। ये यहाँ काम आता है, ये बेंडिंग फार्मूले में काम आता है, इसका यूज़ आप देखेंगे, ठीक है। बाकी कंप्रेशन टेंशन में आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, अब मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं नामकरण कर देता हूँ इसका ABCD, ठीक। AB, या ऐसे कर लीजिए जैसे इसमें किया हुआ है, ABCD, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि अगर फ्रंट वाले पोर्शन का सेंटर अगर ऊपर वाले साइड लाई कर रहा है तो इसका सेंटर नीचे साइड लाई करेगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस बना देता हूँ, ठीक है, रुक जाइए, ये AB, ये CD, ठीक है। उसी तरीके से ये A' हो जाएगा, ये B' हो जाएगा, ये C' हो जाएगा, और ये D' हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग से अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, जो आपका डिफॉर्म्ड क्रॉस सेक्शन है, तो वो कुछ ऐसा बन रहा है। समवेयर हियर इज न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए इसमें मज़ेदार बात क्या होती है कि ऊपर ये वाला जो लेंथ है, मतलब AD को अगर आप L बोल रहे हैं, AD को अगर L बोल रहे हैं आप, तो B' और C' होगा L प्लस डेल्टा L
और ए डैश डी डैश जो है वो है आपका L माइनस डेल्टा L। और जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है, मान लीजिए इसको मैं x कहता हूँ, तो x की वैल्यू पहले भी सेम थी और बाद में भी सेम है। कहने का मतलब बेंडिंग होने के पहले भी इसका आपका न्यूट्रल एक्सिस का जो यहाँ पे लेंथ है वो सेम है और बाद में भी सेम है। कहने का मतलब ये है कि उस वाले स्पॉट पे ना तो कोई फाइबर आपका कंप्रेस हुआ है, ना तो कोई भी फाइबर आपका टेंशन में गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस का इफेक्ट हमें नहीं दिखता है और हम लोग इसीलिए उसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि ना ही तो वहाँ पे टेंशन होता है और ना ही पे वहाँ पे कंप्रेशन होता है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका R और ये भी है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये भी है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, यही होता है आपका बेसिक बेंडिंग का फॉर्मूला। ठीक है, यही बेसिक बेंडिंग का फॉर्मूला, तो सॉरी मैं आपको बताऊंगा, यही बेसिक बेंडिंग का फेनोमेना। बेंडिंग में यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। एक बार इसका आपको मैं स्ट्रेस वेरिएशन बना के दिखाता हूँ कि स्ट्रेस वेरिएशन क्या हो रहा है इसका। कोशिश कर रहा हूँ 3D में बनाने का, एक बार कोशिश कीजिएगा, आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इस बीम का क्या सीन हो रहा था, ये बीम सैग कर रहा था, सैग। ठीक है, सैग मतलब ये वाला शेप आपका सैग होता है। अब सैग में क्या हो रहा था, ऊपर कंप्रेशन आ रहा था और नीचे टेंशन आ रहा था। तो कंप्रेशन को हम इस तरीके से दिखाएंगे, और नीचे टेंशन है तो उसको इस तरीके से दिखा देंगे। ये कंप्रेशन वाला पार्ट है और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। कंप्रेशन, ये आपका टेंशन। ठीक, आप देख रहे हैं जो आखिरी वाला पॉइंट मैंने लिखा था कि न्यूट्रल एक्सिस पे आपका स्ट्रेस 0 से लीनियरली वैरी करेगा एट द बॉटम फाइबर मैक्सिमम पे, और सॉरी एट द टॉप फाइबर मैक्सिमम पे, और एट द बॉटम फाइबर मैक्सिमम पे सिर्फ क्या हो रहा है कि स्ट्रेस का जो नेचर है वो डिफरेंट है। बाकी सब कुछ आपका यहाँ पे भी मैक्सिमम है और यहाँ पे भी मैक्सिमम है, और न्यूट्रल एक्सिस पे आपका स्ट्रेस 0 है। ठीक है, और एक चीज़ आपका आता है बेंडिंग फार्मूला। ठीक है, बेंडिंग फार्मूला देख लीजिए, वैसे तो बता रखा है मैंने, फिर भी एक बार देखिए यहाँ पे, सिग्मा अपॉन वाई। ठीक है, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि R का क्या यूज़ है। R आपका यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। M क्या है, M को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी M आपका मोमेंट है, आई एम सो सॉरी, M जो है आपका अप्लाइड मोमेंट है। ठीक है, M आपका अप्लाइड मोमेंट है। ठीक, I जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सिग्मा आपका बेंडिंग स्ट्रेस है ना। Y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्लियरली आपको सब कुछ पता चल गया यहाँ पे कि क्या क्या है। ठीक है, कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, इसके क्या क्या उसमें चीज़ें ध्यान रखने की है। ये बेसिक बातें हैं जो कि आपको बेंडिंग में आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस को आप समझने के पहले, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपकी बेंडिंग की। ठीक है, इसमें क्या बच रहा है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में, कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस अबाउट विच क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम is in pure rotation
और इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच मोमेंट इज अप्लाइड। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस उस एक्सिस को कहते हैं, ठीक है, जिसके अबाउट आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका प्योर बेंडिंग में होता है या प्योर रोटेशन, आई मीन प्योर रोटेशन में होता है, और या फिर वो मोमेंट जिसके अबाउट आपका एक्सिस, उसके अबाउट आपका मोमेंट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर बेंडिंग के पहले अगर आपका क्रॉस सेक्शन परफेक्टली रेक्टेंगुलर है तो बेंडिंग के बाद क्या होता है कि वो ऑलमोस्ट ट्रेपेजॉइडल बन जाता है या अप्रॉक्सीमेटली ट्रेपेजॉइडल बन जाता है। ये फेनोमेना अभी आपने देख लिया है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्योर बेंडिंग मीन्स शियर फोर्स ऑन द मेंबर इज जीरो। ठीक है, प्योर बेंड अगर आपको कह रहा है कि कोई सिस्टम अगर प्योर बेंडिंग में है तो ये जरूरी है कि शियर फोर्स उस सिस्टम पे बिल्कुल जीरो होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, इट मीन्स द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। और आप किसी भी लेंथ आप देखिएगा, उस पूरे लेंथ के थ्रू आउट बीम को देखिएगा तो बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट के लिए आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसको आप लोग कहते हैं प्योर बेंडिंग। ठीक है, क्या क्या होता है उसमें, आपका शेयर फोर्स एक तो जीरो हो जाता है और दूसरा क्या होता है कि मोमेंट आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एक्सिस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा शेयर स्ट्रेस देखते हैं क्या होता है। ठीक, डायरेक्ट shear stress। ठीक है, देखिए ये आपका सिस्टम है और ये वाला फेस हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले फेस पे, इस फेस के पैरेलल एक फोर्स लग रहा है P। ठीक है, इसके फेस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं P। ठीक है, तो इस पर एक शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, स्ट्रेस किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, स्ट्रेस भी आपका इसी डायरेक्शन में जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन उसका वेरिएशन देखिए कैसा होता है, उसका वेरिएशन ऐसा होता है। अब ये कैसे हुआ, ये आपका जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का एक डेडिकेटेड चैप्टर है, उसमें आप डिटेल में पढ़िएगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा फील देने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है आपका टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस। ठीक, देखिए टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस में क्या होता है, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस में क्या होता है कि एक शाफ्ट है, ठीक, इस पे एक टॉर्क लगा दीजिए, मान लीजिए इस तरीके से टॉर्क लगा। ये तोड़ के दिखा रहा हूँ मैं बेसिकली आपको, ये टॉर्क ऐसे लग रहा होगा, ये टॉर्क ऐसे लग रहा होगा इस पे। ठीक है, जिसको कि अगर इसको D मान लेते हैं, इसको अगर आप, ये टॉर्क FD लग रहा होगा यहाँ पे। इसको तोड़ा हमने तो ये इस तरीके से दिखाई दिया। ठीक है, ये क्या करेगा अब कि इसके क्रॉस सेक्शन पे ये स्ट्रेस जनरेट करेगा। ठीक है, एक तरीके का शेयर स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो ये आर्क A और A' इसको मानते हैं, और यहाँ पे एक और आर्क लेते हैं B और इसको B' मानते हैं, और ये आपका थीटा है। ठीक है, तो B' एंगुलर डिफॉर्मेशन ये मान लीजिए स्मॉल r है, ये O है, ओ बी आपका स्मॉल r है। ठीक है, तो इसको r थीटा कह सकते हैं, और जो आपका A' है वो भी आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन है। ठीक है, और इसकी जो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो है R'। ठीक है, ये वाला जो पूरा है ओ ए जो है वो
आपका आर है, तो इसको ये कहने का मतलब ये थीटा से लीनियरली वैरी कर रहा है। कहने का मतलब क्या है आपका, ये जो स्ट्रेस वैरी कर रहा है वो थीटा के अलॉन्ग लीनियरली वैरी कर रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप जब बनाइएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस है। एंड अगेन जब आप टॉर्जन का चैप्टर पढ़िएगा डिटेल में, तो आपको डिटेल में इन सब चीज़ों का आपको पता चलेगा कैसे क्या होता है। ठीक है, एक सरफेस पे भी डिफॉर्मेशन आता है, उसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कैसे क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आराम से। ठीक है, अभी आपको एक बेसिक फील दे दूं कि जब आपको आगे पढ़ाई होगी चीज़ें, ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हो गया, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हो गया, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आपका स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो उन सब केसेस में आपको इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत आपको समझ होनी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। बाकी इन सब चीज़ों के लिए अलग से डेडिकेटेड चैप्टर है, चाहे वो बेंडिंग है या टॉर्शन है या शेयर है, इन सब के लिए एक अलग से डेडिकेटेड चैप्टर्स अलग से एलोकेटेड है, और वो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी बिल्कुल डीप में। ठीक है, तो आई होप आपको शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, इन सब का आइडिया आपको लग गया होगा, बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है, और जो शेयर स्ट्रेस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाउस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर, बिल्कुल यही सब चीज़ें रहती हैं। यूनिट सेम रहता है, खाली ओरिएंटेशन ऑफ आपका सरफेस वो अलग होता है। ठीक है, और देखिए इसी से लिख देता हूँ, फिर आ गई जी थीटा। ठीक है, ये आपका अलग आपका एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले का भी हम लोग देखेंगे डिटेल में क्या यूज़ होता है। फिलहाल इसमें क्या क्या होता है, टॉर्जन के कारण टॉर्क जो लगता है उसके कारण जो स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। टी इज इक्वल टू आपका टॉर्क है, आई पी आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टाउ आपका शेयर स्ट्रेस है। ठीक है, थीटा आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन है, एल तो लेंथ हो गया सिस्टम का, जी आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। ठीक है, लिख देता हूँ इन सबको भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ से सब कुछ, ऐसे करते हैं। अब देखिए इसमें और कुछ तो नहीं बच रहा है, इसमें इतना ही है। ठीक है, आपको बेसिक शेयर स्ट्रेस और टॉर्जनल स्ट्रेस में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको देखता हूँ, आपको बता दिया मैंने। एक और चीज़ है आपका ये आईपी, तो ये सोच रहा हूँ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, एक मिनट। आईपी कैसे निकलता है ये बता देता हूँ मैं आपको, बस और कुछ नहीं, बस वही बच रहा है। आईपी आपका पोलर, ये है आपका, लिख दिया मैंने, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देखिए होता क्या है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के अबाउट आएगा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई के अबाउट आएगा, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया z z के अबाउट आएगा। ठीक है, तो z और z के बाद के अबाउट आपका जो आपका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी को हम लोग कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब देख लीजिए होता क्या है, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बेसिक मैकेनिक्स का बहुत काम होता है सॉम में, ठीक है। तो आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसी तरीके से निकलता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो छोटे मोटे अगर क्वेश्चंस अगर आते भी हैं, ठीक है, जो मैं आपको गेट लेवल इन सब का क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे, तो ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी तो आपको बहुत काम आएगा कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इतना बेसिक्स काफ़ी है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, जिसका कि नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये आपका पूरा मटेरियल जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ रहे हैं उसका बेसिस है कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका क्या थ्योरी है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या पैरामीटर्स में हम एक मटेरियल को देखते हैं। तो हम लोग वो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग इस वाले यूनिट से देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है हमारा लेफ्ट साइड में बोर्ड के, वो कांस्टेंट रहेगा, और ये वाला जो एरिया है मैं इसको इरेज करके आपको अलग अलग पॉइंट्स आपको बार बार बताते रहूँगा, ठीक है। और ये वाला डायग्राम आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आया है हमारा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। और इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक पॉइंट के इसका एक एक पॉइंट एक एक रीजन का बहुत ही महत्व है, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये थियोरेटिकल महत्व है, ठीक है। जो सिविल वाले बच्चे हैं जो कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है उनको। अगर वो यहाँ पे चीज़ें इस कर्व को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, तो उस कर्व में जो मॉडिफिकेशंस होती हैं आरसीसी में, तो वो यहाँ से वो लोग डायरेक्टली रिलेट करके समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, एक तो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा क्या है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके कंपटीशन में, आपके गेट वगैरह में, ईएस वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इससे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देख भी सकते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ठीक है। और हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने से पहले हमारा जो स्पेसिमेन है, ठीक है, जो कि हम लोग माइल्ड स्टील लेके चलते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील बोले तो आपका जो सिविल वाले बच्चे जिसको FE 250 कहते हैं, ठीक है, ये होता है आपका माइल्ड स्टील, ठीक। ये हमारा स्पेसिमेन है, ठीक। अब देखिए स्पेसिमेन तो ये हो गया, और माइल्ड स्टील के बारे में हम लोग कुछ कुछ जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एज फार एज मटेरियल्स आर आपका कंसर्न, चाहे वो मशीन हो या बिल्डिंग हो, उसमें स्टील का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, इसीलिए हम लोग इस स्टील के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइल्ड स्टील हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। पहले देखेंगे कि इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्टील की डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा होती है कि जो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग यील्ड स्ट्रेस पे ही लेते हैं। आपको याद होगा कि यील्ड स्ट्रेस हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसका कभी भी फ्रैक्चर पॉइंट हम लोग नहीं लेते हैं, इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है, ठीक। उसके बाद आता है इसकी जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंपेरेबल है, आप कह सकते हैं कंपेरेबल बोलने से अच्छा है कि अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है। जो टेंसाइल स्ट्रेस इसकी होती है वो होती है 250 मेगा पे आपका MPa, और ये जो आपकी कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेस होती है वो होती है 262 मेगापास्कल, ठीक है। इसकी जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो आपकी टेंशन और कंप्रेशन में सेम होती है, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होती है 2.1 × 10⁵ मेगापास्कल। आई होप मेगापास्कल से आप लोग समझ रहे होंगे, न्यूटन पर mm² भी मेगापास्कल के बराबर होता है, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। उसके बाद बढ़िए, इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज सेम एज दैट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट के साथ हम लोग स्टील इसीलिए यूज़ कर पाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। और इसका जो अल्फा है वो है आपका 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको एनी टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो हम लोग स्पेसिमेन, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जिनको नोट्स लेना वो वीडियो पॉज करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो हम लोग स्पेसिमेन लेते हैं उसके क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं जिसके कारण ये वाला हमें कर्व हमें ऑब्टेन होता है, उसके प्रीरिक्विजिट्स हैं कुछ कुछ, उसके पहले जान जाना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कि वो प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या हैं।
ठीक है, पहले तो यूटीएम यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इसको बोलते हैं। इज यूज्ड, ठीक है। स्पेसिमेन देखिए कैसा होता है। कुछ इस तरीके का स्पेसिमेन होता है, और जो स्पेसिमेन है विच इज गोइंग अंडर टेस्ट, ठीक है, ये होती है आपकी 2 इंच की, 2 इंचेस, या ऐसे डैश देके भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो गेज डायामीटर है, ठीक है, ये आपकी होती है 0.5 इंचेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्पेसिमेन है। और गेज लेंथ क्या होता है? गेज लेंथ वो लेंथ होता है स्पेसिमेन का जो कि एक्चुअली टेस्टिंग में यूज हो रहा होता है, ठीक है। और सिमिलरली गेज डायमीटर भी वही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिमेन हो गया। अब इसको आप क्या करते हैं, आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बीच में आप इसको रखते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट इसके आप ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इस पे जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसको आप एक एक करके यहाँ पे प्लॉट करते हैं और फाइनली हम लोग इस वाले कर्व पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिकली प्रीरिक्विजिट था आपको इस कर्व को कैसे ये आप हमें ये कर्व मिला उसके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक एक करके सारा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि सबका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है।